स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रामाइस में। तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ एवं झीलों के बारे में। तो आपको पता होगा ये यूपी पीसीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपका यूपी में जो भी एग्ज़ाम होता है तो सभी में ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की नदियाँ एवं झीलों के बारे में, सबसे पहले हम इसकी भूमिका को समझते हैं। तो जो नदियाँ होती हैं कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं। किसी भी राज्य की, किसी भी देश की नदियाँ जो होती हैं उस क्षेत्र में जो इनका योगदान होता है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास में जो योगदान होता है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी क्षेत्र विशेष का वायुतंत्र, वहाँ की भू संरचना, धरातली ढाल, चट्टानों की प्रकृति, जल उपलब्धता आदि द्वारा भी ये क्या होता है यहाँ पर प्रभावित होता है। अब हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं तो उनको उनके उद्गम स्थान के आधार पर, उद्गम स्थलों के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इनके 3 भाग कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ, और जो दूसरा है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। इनको हम एक एक करके देखते हैं। जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं उनके अंतर्गत गंगा, यमुना, गंडक, काली, जो काली है आपका शारदा भी इसे बोलते हैं, रामगंगा, सरयू, सरयू को घाघरा या करनाली भी बोलते हैं, हिंडन, राप्ती। ये जो नदियां हैं ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं और इन नदियों में पूरे वर्ष भर यहाँ पर जो जल रहता है, पूरे वर्ष भर यहाँ पर जल रहता है। ठीक है, इन नदियों में गंगा, यमुना, गंडक, काली, शारदा, जिसे शारदा भी बोलते हैं, रामगंगा, सरयू, हिंडन, राप्ती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं। अब हम आगे देखें गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। तो जो गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं उनमें से गोमती, वरुणा, पांडो, ईशान आदि, ये जो नदियां हैं गंगा के मैदानी भाग से निकलती हैं। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं और यहाँ पर क्या होता है, इन नदियों में गर्मियों में जल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है गर्मियों में जो जल होता है इन नदियों में से, तो यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाती है लेकिन सूखती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों में। ठीक है, अब जो अगला आता है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो अगर हम दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियों की बात करें तो इनके अंतर्गत चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहन, टोंस, कन्हार आदि, ये जो नदियां हैं ये दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां होती हैं और इन नदियों में भी गर्मियों में जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और ये नदियां सूख जाती हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पहले इसमें से देखा, आपने गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियां होती हैं तो इनमें आपने देखा इन नदियों में गर्मियों में जो जल होता है, जल की मात्रा यहाँ पर होती है इन नदियों में से, तो यहाँ पर कम हो जाती है जल की मात्रा, परंतु ये सूखती नहीं है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर दक्षिणी पठार से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं इन नदियों में गर्मियों में जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और ये नदियाँ सूख जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं तो उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे गंगा। तो गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद है और यहाँ से यह भागीरथी नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से यहाँ से जो नदी है गंगा नदी, तो ये किस नाम से? भागीरथी नाम से ये प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा को भागीरथी, पद्मा, सुरसरी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंगा को प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्रदायिनी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है गंगा के नामों के बारे में पूछ लेता है और हिंदी में भी क्या होता है पर्यायवाची भी पूछ लेता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि गंगा के अगर दूसरे नाम की बात करें, मतलब अन्य नामों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो गंगा को भागीरथी, पद्मा, सुरसरी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंगा को प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी नाम से भी यहाँ पर क्या होता है, इनको पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है,
अब हम आगे बात करें तो देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है गंगा नदी। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नाम से मिलती है और गंगा नदी के नाम से यहाँ पर क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश में अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 1000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है 1000 किलोमीटर तक है और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जो ज़िला है तो बिजनौर ज़िला से ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम आगे देखें, आगे बात करें तो गंगा के दाएं किनारे पर इलाहाबाद स्थित है। गंगा के दाएं किनारे पर इलाहाबाद स्थित है जिसे प्रयागराज भी बोलते हैं। हरिद्वार तथा कानपुर स्थित है। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में कि गंगा के दाएं किनारे पर कौन सा शहर स्थित है। तो इलाहाबाद जो है ये गंगा के दाएं किनारे पर स्थित है और साथ ही हरिद्वार तथा कानपुर भी, ये क्या है, इलाहाबाद, हरिद्वार तथा कानपुर ये जो है ये गंगा के दाएं किनारे पर स्थित है। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। कन्नौज के निकट गंगा नदी रामगंगा से मिलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कन्नौज के निकट जो गंगा नदी है ये किस नदी से मिलती है, रामगंगा नदी से मिलती है। गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम इलाहाबाद में है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। जो गंगा यमुना जो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक नदी, ठीक है, पौराणिक नदी सरस्वती का संगम यहाँ पर ये कहाँ पर है, ये इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं तो इनमें से आपका आता है प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी एवं गंडक। ये जो नदियाँ हैं ये गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अब गंगा के दक्षिणी छोर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं, गंगा के दक्षिणी ओर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं, नदियों की जो सहायक नदी हैं उनमें से आपका आता है यमुना, सोन, तमसा, कर्मनाशा एवं चंद्रप्रभा। ये जो नदियाँ हैं ये आपका गंगा नदी के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। गंगा की उत्तरी ओर से मिलने वाली जो नदियाँ, तो गंगा की उत्तरी ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं ये हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी एवं गंडक। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या है, ये गंगा की उत्तरी ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं यमुना, सोन, तमसा, कर्मनाशा एवं चंद्रप्रभा। ये जो नदियां हैं ये गंगा के दक्षिणी छोर से मिलने वाली नदियां हैं, दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें, गंगा उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आ सकता है कि गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 28 जिलों से बहते हुए बिहार में ये क्या करती है, प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, गंगा को हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का विवरण निम्न है। तो इनको हम देखें, गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो बात करें यहाँ पर यमुना नदी। यमुना नदी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गंगा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है ये यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि गंगा की जो सहायक नदी है यमुना नदी है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है गंगा नदी की। इसका जो उद्गम स्थल है बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी है। ठीक है, यमुना नदी को कालिंदी, गंभीर व सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
कभी कभी क्या होता है यमुना नदी के भी जो पर्यायवाची हैं पूछ लिए जाते हैं। तो यमुना नदी को कालिंदी, गंभीर व सूर्यपुत्री नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये यमुना नदी के अन्य नाम हैं। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो नदी है यमुना नदी, तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, तो ये 3 राज्यों हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, ये 4 राज्यों से बहते हुए 4 राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये प्रवेश करती है। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जैसे कि हमने गंगा नदी की लंबाई की बात की थी तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन जो यमुना नदी की लंबाई है तो 1376 किलोमीटर है। यमुना की 2 बड़ी सहायक नदियों की अगर बात करें तो यमुना की जो 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं चंबल तथा तमसा, ये जो नदियां हैं ये यमुना नदी की सबसे बड़ी और सहायक नदियां हैं। ठीक है, चंबल नदी यमुना से चंबल नदी जो है यमुना नदी से मुरादगंज और रैया से मिलती है। चंबल नदी जो है ये यमुना नदी से मुरादगंज और रैया से मिलती है। ठीक है, यमुना से केन नदी बांदा में मिलती है। यमुना नदी से केन नदी जो है ये आपका बांदा जो है ये बुंदेलखंड में पड़ता है, यूपी में। तो यमुना से केन नदी बांदा से मिलती है। ठीक है, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है। इसमें इटावा के निकट चंबल, हमीरपुर निकट बेतवा एवं नोएडा के पास हिंडन नदी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई। इसमें इटावा के निकट चंबल, हमीरपुर निकट बेतवा एवं नोएडा के पास से ये जो है हिंडन नदी मिलती है। ठीक है, आगे बात करें, आगरा का ताजमहल व आगरा का किला यमुना के तट पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगरा का ताजमहल जो है वह आगरा का जो किला है यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है। ठीक है, बृहद चाप के आधार पर यमुना नदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बृहद चाप के आधार पर जो यमुना नदी है तो राज्य के सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा, आगरा, जलौन, औरैया, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर व इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी बोलते हैं, तो ये इलाहाबाद जिलों से 19 जिलों से बहती है। ठीक है, कौन सी नदी? ये यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये बृहद चाप के आधार पर ये 19 जिलों से, यूपी के 19 जिलों से प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम रामगंगा नदी की बात करें तो रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रामगंगा में याद रखना है। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से दूधातोली पर्वत के निकट से ये नदी जो है निकलती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करें तो ये कहाँ से? कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 596 किलोमीटर है। ठीक है, जैसा कि हमने यमुना और गंगा की लंबाई के बारे में बात किया था, तो जो गंगा की लंबाई थी तो 2525 किलोमीटर थी और जो यमुना नदी की लंबाई थी तो वो 1376 किलोमीटर थी। रामगंगा नदी की जो लंबाई है ये कितनी है? 596 किलोमीटर है। ठीक है, कन्नौज के निकट ये जो नदी है रामगंगा नदी, तो कन्नौज के निकट यह गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, सिंचाई हेतु कालागढ़ में इस नदी पर एक बांध का निर्माण भी कराया गया है। ठीक है, सिंचाई के लिए जो रामगंगा नदी है तो यहाँ पर कालागढ़ बिजनौर में इस नदी पर एक बांध का भी यहाँ पर क्या किया गया है? निर्माण कराया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करें, ये नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर निकलती है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है
तो यहाँ से ये जो रामगंगा नदी है ये यहाँ से इस नेशनल पार्क के मध्य से होकर के ये गुजरती है। ठीक है, कोय नदी जो है इसकी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। रामगंगा में कोय नदी ये इसकी सहायक नदी मानी जाती है। अब हम आगे बात करें गंडक नदी। अगर हम गंडक नदी की यहाँ पर बात करें तो ये नेपाल के धौलागिरी गंडक नदी नेपाल के धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक एवं त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। जो गंडक नदी है तो ये दो धाराओं से, कौन कौन सी दो धाराएं हैं? गंडक एवं त्रिशूल गंगा। ठीक है, गंडक एवं त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। ठीक है, ये नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी में नारायणी कहलाती है। ठीक है, तो गंडक नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? नेपाल में शालिग्रामी इसे कहा जाता है और मैदानी में इसे क्या कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद ही इसको रखना है। आगे हम बात करें ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जनपदों की। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जनपदों की सीमा पर बहते हुए हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है गंडक नदी की कितनी? 425 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम आगे बात करें काली नदी। काली जो है शारदा भी बोलते हैं इसे। तो अगर हम काली नदी की बात करें तो जो काली नदी है इस नदी को गौरी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इस नदी को गौरी गंगा नाम से भी जानते हैं। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं इनके उद्गम स्थलों के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। जो काली नदी है ये कहाँ से? उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान से निकलती है। टनकपुर उत्तराखंड के बाद यह शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये टनकपुर के बाद ये जो नदी है काली नदी ये किस नाम से जानी जाती है? शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। सीतापुर के बहराम घाट या बासरा के निकट ये घाघरा यानी कि करनाली भी जिसे बोलते हैं, तो ये क्या होती है? घाघरा में मिल जाती है। कहाँ से? सीतापुर के बहराम घाट या बासरा के निकट से। ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, शारदा या काली नदी की। आगे बात करें घाघरा नदी। अगर हम घाघरा नदी की यहाँ पर बात करते हैं तो इसके उद्गम स्थलों की अगर बात करें तो इसका जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तो तिब्बत पठार पर स्थित माप चांचुगो हिमनद है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है क्या है? तिब्बत पठार पर स्थित माप चांचुगो हिमनद है। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में यह करनाली तथा मैदानी प्रदेश में इसे घाघरा नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्वतीय प्रदेश में इसे किस नाम से? करनाली नाम से, और मैदानी प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? घाघरा नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें अयोध्या में सरयू नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखना है घाघरा के बारे में कि पर्वतीय प्रदेश में जो ये नदी है ये किस नाम से? करनाली नाम से जाना जाता है, और मैदानी प्रदेश में ये जो नदी है इसे किस नाम से? घाघरा नाम से। अयोध्या में इसे किस नाम से जाना जाता है? सरयू नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया में बरहज नामक स्थान पर इसमें इसे क्या होता है? ये राप्ती नदी में मिल जाती है। ठीक है, अयोध्या के आगे बढ़ने पर जो देवरिया है आपका, तो देवरिया में बरहज नामक स्थान पर ये नदी है ये किस नदी से मिल जाती है? राप्ती नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, अब हम इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है तो घाघरा नदी की इसकी जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है। इसकी घाघरा नदी की जो लंबाई है 1080 किलोमीटर है, और ये छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है,
ये छपरा बिहार में किस नदी से मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके जो सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, सिखटीला, सेठी एवं बेंदी, ये इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, यह नदी लखीमपुर और सीतापुर जिलों की सीमा बनाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है नदियों के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात करें हिंडन नदी। अगर हम हिंडन नदी की यहाँ पर बात करें तो जो हिंडन नदी है तो ये सहारनपुर में शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से? सहारनपुर में ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसे हरनंदी भी कहा जाता है। ठीक है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा से बहती हुई ये गौतम बुद्ध नगर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है हिंडन नदी के बारे में। इसे किस नाम से जाना जाता है? हरनंदी नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है? सहारनपुर में शिवालिक पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है 400 किलोमीटर है। ठीक है, हिंडन नदी की जो लंबाई है 400 किलोमीटर में ये फैली हुई है। आगे बात करें राप्ती नदी। अगर हम राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी ये नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिणी में रुकुमकोट के निकट से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से ये निकलती है। ठीक है, ये राप्ती के बारे में आपको याद रखना है। उत्तरी भाग में इस नदी की एक प्रमुख धारा बूढ़ी राप्ती के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? ये उत्तरी भाग में इस नदी की एक मुख्य धारा बूढ़ी राप्ती के नाम से भी इसे क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करें तो आगे इस नदी को गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। इस नदी को, राप्ती नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर का इसे क्या कहा जाता है? शोक भी कहा जाता है। ठीक है, रोहिणी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। रोहिणी नदी जो है ये इसकी प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है राप्ती नदी की, जो गोरखपुर में राप्ती से मिलती है। ठीक है, गोरखपुर में किस नदी से? ये राप्ती नदी से मिलती है रोहिणी नदी। ठीक है, ये बहराइच, वासी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर तथा देवरिया में बहती है। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो ये 600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, जो राप्ती नदी की लंबाई है ये कितनी है? 600 किलोमीटर में ये फैली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।